आज हम शुरू करेंगे तलरूप का सिद्धांत। तलरूप का सिद्धांत देखो, कल ये जो क्रूट लेविन थे इन्होंने दिया था। इन्होंने दो तरह के सिद्धांत थे, एक तलरूप का दिया था और एक दिया था अधिगम संबंधी सिद्धांत। ये दो सिद्धांत इन्होंने दिए थे। है तो दोनों एक जैसे ही, लेकिन एक में क्या है, जैसे इन्होंने जो एनवायरनमेंट वगैरह बताया कि वातावरण में रहकर जो एक व्यक्ति सीखता है या उसको जैसे वातावरण में रहकर जिस उद्देश्य तक उसको पहुंचना होता है, तो उसमें क्या है, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक निम्न स्थान का व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको अपने ऊपर के स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह से देखो, जैसे बताया कि इस सिद्धांत के जन्मदाता एक तो कूट लेविन थे और इन्होंने वातावरण को अधिगम का आधार माना है कि वातावरण में जैसे इंसान उसको मिलेंगे वो वैसा ही सीखेगा। आसपास का जैसा वातावरण होगा, अच्छा होगा तो अच्छा सीखेगा, अच्छे स्टैंडर्ड के लोग होंगे तो उसी तरह से उसको रहना पड़ता है, तो उसी तरह से सीखता है। तो उसने सबसे ज्यादा प्रभाव जो है बालक पर किसका बताया है, वातावरण का बताया है। इसी तरह से इसमें स्कूल का वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। स्कूल में जिस तरह के बच्चे होंगे या उसके आसपास का एनवायरमेंट होगा तो उसका प्रभाव जो उस पर पड़ता है। और कुछ जैसे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं तो उन पर भी क्या है, जैसे कुछ अच्छे बच्चे नहीं होते तो उनका भी असर उस पर पड़ता है। तो वो वातावरण का ही प्रभाव होता है एक तरह का। तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों को हल करता हुआ जब अपने उद्देश्य तक वो पहुंचता है, वह सदैव उद्देश्य से प्रेरणा प्राप्त करता है। जो भी उसके उद्देश्य होंगे ना, उससे उसे प्रेरणा मिलेगी कि मुझे ये उद्देश्य प्राप्त करना है। वातावरण से चाहे कैसा भी हो, या हो सकता है उस पर वातावरण को देख कर वो उन चीजों को सीख कर अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहता हो। तो वो कैसे भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकता है। अच्छा वातावरण मिलेगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव वातावरण मिलेगा तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो बालक को अपने उद्देश्य तक पहुंचने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी काम करते हो, युद्ध वगैरह भी लड़ते हैं ना, तो उसमें भी क्या है, उसको अपने जो शत्रु होता है उसको मारने के लिए क्या करता है, राजा बार बार सेना को क्या करता है, प्रेरित करता है कि नहीं हमें लड़ना है। ठीक है, तो उसी तरह से अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और उन बाधाओं को विजय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेरणा मिलनी चाहिए। अन्यथा व्यक्ति क्या होगा, निराश होकर बैठ जाता है। फिर शिक्षा में इसके उपयोग क्या है, अधिगम के लिए बालकों के समक्ष उचित वातावरण उपस्थित करना। क्लास में जैसा अनुशासन होगा, जैसा टीचर अनुशासन रखेगा वैसा ही बच्चे सीखेंगे। टीचर अगर अनुशासन ही नहीं रख पाएगा, जैसा वातावरण वो क्लास में बनाएगा बालक वैसे ही सीखेंगे। फिर उसके बाद पाठ्य सामग्री का उद्देश्य जो होता है बालकों के अनुकूल होना चाहिए। जो भी आपकी पाठ्य सामग्री है, ठीक है, उसका उद्देश्य भी बालकों के अनुकूल होना चाहिए। जो भी आप सामग्री यूज करें ना उनको पढ़ाने के लिए, वो बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप ऐसी पाठ्य सामग्री यूज कर लो जो उन बच्चों को समझ ही नहीं आए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बालकों की एज के अकॉर्डिंग और उनकी समझ के अकॉर्डिंग जो हमें पाठ्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड सबको समझ में आता है, ठीक है, तो उसका भी उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है वो बच्चों के अनुकूल है या नहीं है, जिससे उनमें अधिगम हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, बालकों को समस्या का ज्ञान और कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। बालकों को बताना चाहिए कि तुम्हारे सामने किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो सकती है। उनको क्या है कि इसमें साफ यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके आने वाले भावी जीवन में भी समस्याएं आ सकती है उनको जोड़कर सीखो। ठीक है, तो उनको कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, तो उसमें कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हो। उसमें कोई प्रोजेक्ट का आपको सिर्फ क्या दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, बाकी काम आप खुद करते हो। एक तरह से वो टॉपिक जो होता है ना एक समस्या की तरह ही होता है। तो समस्या का ज्ञान होगा, उसके बारे में कुछ पता होगा। ठीक है, फिर टीचर उसके रिलेटेड अपन को बहुत सारे एग्जाम्पल बताते हैं कि आप ये बना सकते हो, वो बना सकते हो, लेकिन ये नहीं बनाना जो मैं बता रही हूँ। इससे रिलेटेड आपको अपना दिमाग खुद लगाना है और वो बनाना है। ठीक है, तो कार्य करने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। फिर आ जाता है लेविन का अधिगम संबंधी सिद्धांत। ये कहते हैं कि लेविन एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इस सिद्धांत को इन्होंने 1917 में दिया था। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, यानी कि फील्ड क्षेत्र से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिया था। फील्ड क्या है, वातावरण ही तो है, लेकिन इन्होंने वातावरण को क्या कह दिया, फील्ड कह दिया जैसे। ठीक है, तो सामान्य शब्दावली में ये कहते हैं कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है। जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं ना, हमारे सामने वाले व्यक्ति का और वातावरण है उसका प्रभाव जो होता है ना, वही हमारा प्रतिफल होता है। जैसे व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो, जैसे वातावरण में रह रहे हो, तो उसका प्रतिफल क्या होगा, हमारा सीखना। जो हमारा अधिगम है वो क्या है, जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हो वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो उसका प्रभाव हम पर पड़े बिना नहीं रहता। ठीक है, ज्यादा समय तक रहते हैं ना उस व्यक्ति के साथ तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे घर वाले कहते हैं ना कि बुरी संगत में मत रहना, उसका असर पड़ जाएगा, तो वो वही वाली बात है। ठीक है, और वैसा ही वातावरण मिल जाए, क्योंकि वो व्यक्ति के साथ रहेगा अगर उसको पसंद है ना, तो वो उसके उसके वातावरण में भी जाने की प्रयास करता है। उसके घर या उसके पड़ोस में जाएगा तो उसको और अलग सा वातावरण मिलेगा।
तो ये दोनों व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल माना जाता है, मानव का व्यवहार हो गया उसका सीखना। तो इन्होंने देखो सांकेतिक भाषा के अंदर जैसे एक इक्वेशन दी है B=F P और E, इसको हल द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन पहले अपन को मीनिंग बताए कि मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग इनके क्या मीनिंग है। जैसे बी का मतलब बिहेवियर होता है, एफ का फंक्शन होता है यानी कि प्रक्रिया। अब अभी तक अपन क्या पढ़ते आ रहे, क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, वही सब पढ़ते आ रहे हैं, फंक्शंस। फिर उन्होंने कहा पर्सन, व्यक्ति, वही तो पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है या व्यक्ति पर पड़ता है। फिर है एनवायरमेंट, वातावरण भी हमने पढ़ लिया। अब इन्होंने इसको क्या कहा है, जैसे लेविन ने अपनी इस सांकेतिक भाषा को आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि पी अक्षर जो है उससे मेरा तात्पर्य साइकोलॉजिकल पर्सन से है, कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, ठीक है, सिखाने वाला भी और सीखने वाला भी, ठीक है। जैसे अपन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना, तो उसके लिए अपन क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सन ही होते हैं, और वो खुद साइकोलॉजिस्ट होता है। इसी तरह से इन्होंने बताया है कि मेरा तात्पर्य क्या है, पर्सन से, साइकोलॉजिकल पर्सन यानी कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति से। इसी तरह से ई से तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक वातावरण। सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, मनोवैज्ञानिक वातावरण। मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा होगा, जैसा सामने वाला का व्यवहार होगा, जैसा वातावरण हमको दिखेगा, वो अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण का है। वातावरण तो वही होता है, लेकिन उन्होंने कहा उसको मनोवैज्ञानिक वातावरण, क्योंकि अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं वातावरण के अंदर, ठीक है। एक तरह के तो होते नहीं है, कोई कैसा ही होता है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कोई बहुत पोलाइटली रहता है, तो अलग अलग तरह के व्यक्ति होते हैं। वो सब क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ही हिस्से माने जाते हैं। फिर आ जाता है जैसे एफ। एफ का मेन तो अपन जब तक जितने भी सिद्धांत पढ़े उनके अंदर सबके अंदर फंक्शन था, ठीक है, प्रक्रिया, अनुक्रिया, ठीक है, और भी बहुत सारी थी, क्रिया, अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, ये सब क्या थे, ये फंक्शंस थे, क्योंकि हम वही क्रिया कर रहे थे जैसा हमें वातावरण मिलता है, ठीक है। जैसे सूझ के साथ सीखना है, और भी उद्दीपन के संबंधित सीखना है, जैसे पुनर्बलन है, प्रेरणा है, उनके अकॉर्डिंग फंक्शन करना, वो सब हमने अब तक पढ़ा था। लेकिन इस बार इन्होंने एफ अक्षर को कहा है कि इन्होंने इसको फील्ड कहा है या लाइफ स्पेस, ठीक है, जो हमारे आसपास का क्षेत्र जो होता है ना, हमारी खुद के जीवन से संबंधित जितना दायरा होता है उसको इन्होंने कहा है कि इसके जीवन से संबंधित जितना उसका दायरा है ना, वो उसी से सीखता है। हमारे पेरेंट्स आ जाएंगे, हमारी फैमिली आ जाएगी पूरी, ठीक है, और भी हमारे रिलेशंस होते हैं वो आ जाते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल आ जाता है, और इसके अलावा जैसे स्कूल है, जहाँ भी आपकी लाइफ से संबंधित जितना भी स्पेस आता है वो सारा का सारा जो है वो आपके सीखने से संबंधित होता है। तो उन्होंने उसको फंक्शन ना कहकर उसको फील्ड या लाइफ स्पेस के लिए प्रयुक्त किया है। फिर आता है इनके अनुसार व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र तथा जीवन दायरा और कुछ नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल ही होता है। अभी मैंने आपको बता दिया है कि मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर क्या आते हैं, हर तरह के व्यक्ति भी आते हैं और हर तरह का वातावरण भी आता है। उसी को उसने क्या कहा है, मनोवैज्ञानिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति, क्योंकि सबका व्यवहार अलग होता है और हर जगह वातावरण भी क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इसी वजह से उसको मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। फिर आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की अवधारणा लेविन ने गणित के क्षेत्र वहां से लिए इन्होंने। जैसे कि टोपोलॉजी में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, क्षेत्रफल, ये सब दिया जाता है ना उसके अंदर, उसमें ये सब व्याख्या की जाती है। तो इसने उसका भी मतलब चेंज कर दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में टोपोलॉजी का मतलब बताया कि कितने बाहर है, कौन अंदर है, कौन हमारे पीछे है, कौन हमारे आगे है। तो इन सब चीजों की जो है उन्होंने इसके अंदर व्याख्या करी है, कौन हमसे कितना आगे है, हमें भी वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या हमें कितना सीखना पड़ेगा, या कौन हमारे पीछे है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है उन्होंने टोपोलॉजी में बताई। तो लेविन ने टोपोलॉजी की उपयुक्त अवधारणा का व्यक्ति के जीवन दायरे में प्रत्यक्षीकरण और अंतःक्रिया के फल स्वरूप आने वाले विभिन्न परिवर्तनों को प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम उपयोग किया है। जैसे जैसे हमें पता चलता है ना, जैसे दो दोस्त भी होंगे ना, तो उनके अंदर अगर पॉजिटिव जेलेसी होगी ना, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, नीचे खींचने का भी प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही दोस्त से होती है। अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए ना, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी में कोई नहीं होती, ठीक है। सबसे करीबी दोस्त तो बिल्कुल क्या है, फर्स्ट आ गया, और जो बहुत उसका दूसरा दोस्त है वो एकदम लास्ट बन गया, तो उससे प्रॉब्लम होती है ना सबसे ज्यादा, तो वो हमारी पॉजिटिव जेलेसी होती है। तो टोपोलॉजी में यही कहा है कि ये चीज जो होती है ना, आगे बढ़ने की प्रेरणा है या पीछे रह जाना, तो ये सब क्या करते हैं, ये जितने भी परिवर्तन आते हैं ना हमारी क्रियाओं के समक्ष, तो वो सब क्या होते हैं, हमें सीखने के लिए जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। एक तरह से वो भी पुनर्बलन या इसका काम करते हैं, प्रेरणा देने का।
और उस समय कोई प्रेरणा नहीं देता हमें, तो प्रेरणा हमें खुद ब खुद ही मिल जाती है। अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणामों से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के व्यवहार क्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक विशेष शब्दावली और भाषा का भी चुनाव किया इन्होंने, जैसे अभिप्रेरणा, अधिगम, समस्या समाधान, योग्यता का विकास, आदतों का निर्माण, अधिगम एवं भौतिकतापूर्ण व्यवहार। अधिगम की प्रक्रिया और उसके परिणामों से जुड़े हुए जो भी उसके परिणाम उसको मिलते हैं, अधिगम मतलब जो भी आपने सीखा उसके जो भी परिणाम मिले वो किससे स्पष्ट होंगे, आपके व्यवहार से स्पष्ट होंगे, क्योंकि आपने जो सीखा है वही हमारा क्या होता है, व्यवहार होता है। फिर उसके बाद सीखने के बाद जो आप व्यवहार करोगे वो आपकी क्या करेंगे, क्रियाओं को स्पष्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे अभिप्रेरणा और अधिगम, प्रेरणा मिलने पर ही अधिगम होगा। ठीक है, समस्या समाधान, अगर समस्या का समाधान करने की योग्यता का भी विकास होता है। अगर आपके सामने किसी तरह की समस्या दी जाती है तो आप क्या करते हो, उसका समाधान करते हो अपनी योग्यता के अनुसार। एक बालक के लेवल पर ही नहीं, एक टीचर भी क्या करता है, उसको भी कई तरह की समस्याएं दी जाती है। अगर आप टीचर बनोगे ना तो आपसे जो बड़े टीचर होंगे वो आपके कई तरह के प्रोजेक्ट देते हैं, नहीं आपको आज ये काम करना है, आज ये भी काम कर कर जाना है, वो भी तो आपके लिए एक टारगेट ही तो होता है और एक समस्या के रूप में ही होता है। तो आपके अंदर जैसी एबिलिटी होगी आप उसका वैसा ही विकास करोगे। आदतों का निर्माण, आदतों का निर्माण भी सीखने से ही होता है। किसी चीज को आप जब बार बार सीखते हैं तो वो क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। तो सीखना एक आदत का निर्माण भी होता है। अधिगम एवं बौद्धिकतापूर्ण व्यवहार, बौद्धिकतापूर्ण व्यवहार भी हमारे सीखने से संबंधित ही होता है। जितनी हमारे में बौद्धिक क्षमता होगी सीखने की, ठीक है, तो उस पर भी अधिगम का प्रभाव पड़ता है। लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का शिक्षा जगत में उपयोग है। अब शिक्षा क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक अधिगमकर्ता को मात्र एक जैविक प्राणी ना समझकर एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, जो किसी एक शिक्षण अधिगम परिस्थिति में अपने विशिष्ट जीवन दायरे में रह रहा होता है। इसका मतलब यही है कि जिस जीवन दायरे में वो रह रहा है उसके आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, तो उसके अंदर सब व्यक्ति जो है वो वही चीज है जो अपन ने इसके सिद्धांत के अंदर पढ़ी है, क्योंकि शिक्षा के अंदर भी तो वही उपयोग माना जाएगा ना उसका, जो इसने पढ़ाया है, जो इसने समझाया है अपने सिद्धांत के अंदर। तो अधिगम करता है चाहे सीखने वाला है, दोनों ही व्यक्ति कैसे होते हैं, मनोवैज्ञानिक ही व्यक्ति होते हैं। उनको एक जीवित प्राणी ना समझकर उनको एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति समझ आना चाहिए। ठीक है, किसी को मान लो कोई व्यक्ति होता है या कोई बालक होता है उसको नहीं सीखा जाता है तो उसमें भी क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं सीख सकता है, तो उसके लिए भी उसको एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ही तो माना जाता है। आप किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते तब भी वो क्या माना जाता है, आपको एक जैसे मनोवैज्ञानिक रोगी भी होते हैं तो उनके लिए वो रोगी हो जाते हैं, सीखने वाले जो होते हैं वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बन जाते हैं। ये जीवन दायरे में रह रहा होता है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत यह बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। इनके अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है ना तो आप नहीं सीख सकते, उद्देश्य होगा तो ही आप सीखोगे। ठीक है, और उसके लिए भी लक्ष्य का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे आज आपके लिए मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिया आपकी खुद की स्टडी को लेकर, तो ये आपका लक्ष्य है, आपका टीचर बनना, और रोज जो आप उद्देश्य पूरी कर रहे हो पढ़ने के लिए कि 2 पेज करने हैं, 5 करने हैं, एक टॉपिक पूरा करना है, तो आपके उद्देश्य है। ये सिद्धांत ये बताता है कि सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। अगर उद्देश्य और लक्ष्य नहीं होगे ना, अगर आज आपकी टीचर वैकेंसी नहीं निकली होती तो आप पेडागोजी पढ़ते नहीं पढ़ते, आज आप अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार सीखना एक बहुत ही विवेकपूर्ण उत्तरदायी कार्य होता है। तो पता ही है, विवेक नहीं होगा या बुद्धि नहीं होगी तो सीखेंगे कैसे। और उत्तरदायी इसलिए होता है क्योंकि उस करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है, हर एक चीज को पढ़ना पड़ता है। तो हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम जितना भी उसका सिलेबस दिया गया है, जो पाठ्यक्रम है, उसको हम पढ़े। क्षेत्र अधिगम क्षेत्र सिद्धांत क्षेत्र के अनुचित नियोजन, संगठन और व्यवस्थीकरण, मैनेजमेंट हो गया, टाइम टेबल और वही सब है ये। ठीक है, तो ये सब इसके पक्ष में आते हैं। फिर आता है पुनर्बलन का सिद्धांत, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। थॉर्नबर्ग और पावलोव के सिद्धांत जो थे उनके अंदर भी उन्होंने बार बार क्या दिए थे, पुनर्बलन दिए थे। पुनर्बलन क्या होता है, तो पुनर्बलन क्या होता है, ये भी 2 तरह का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। कि किसी बच्चे को क्या करो, जैसे कोई क्लास में है वो नहीं पढ़ रहा है तो बच्चे बेटा तुम फर्स्ट आओगे ना तो हम तुम्हें क्या देंगे, साइकिल देंगे। तो बच्चा बहुत प्रयास करता है, अभ्यास करता है, वो फर्स्ट भी आ जाता है और पेरेंट्स उसको साइकिल भी दे देते हैं। या आज के टाइम में फोन दे दो तो फोन दे दिया जाता है। तो उसके बाद क्या है, बच्चा क्या लग गया, फोन में ही लग गया काम करने, अब वो पढ़ नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपन नेगेटिव पुनर्बलन का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव पुनर्बलन में क्या करेंगे, वो फोन उससे छीन लेंगे। ठीक है, छीन लेंगे कि अब ये फोन तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम दोबारा से पढ़ाई करोगे, तो वो होता है पुनर्बलन।
जिसके अंदर थॉर्नडाइक और पावलोव ने तो पुनर्बलन के अंदर पनिशमेंट का भी दिया है, लेकिन स्किनर ने नहीं दिया। स्किनर कहते हैं कि जैसे अगर आप पनिशमेंट दोगे ना तो बच्चा नहीं सीखेगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सीएल हल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1915 में किया था। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग तो पनिशमेंट है, हल के अकॉर्डिंग भी पनिशमेंट है, क्योंकि इन्होंने ये इन्हीं के सिद्धांत पर चले हैं, थॉर्नडाइक और पावलोव। तो इन्होंने तो सजा का प्रावधान दिया है कि बच्चों को सजा दिए बिना वो नहीं सीखेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सजा देनी बहुत जरूरी होती है। तो इसे व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इसके दूसरे नाम है, व्यवहार का सिद्धांत या प्रबलन का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार क्या होता है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। जो भी हमारी आवश्यकता होगी, जो नीड होगी, हम उसी के अनुसार तो सीखेंगे। नीड ही नहीं होगी तो कैसे सीखेंगे? तो उस नीड को पूरा करने के लिए भी हम सीखते हैं। फिर इसका शिक्षा में महत्व है। यह सिद्धांत बालकों के शिक्षण में प्रेरणा पर बल देता है। प्रेरणा पर तो सभी बल देंगे, क्योंकि प्रेरणा के बगैर नहीं सीखा जाता। मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है बच्चों को। तो यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित करना। पाठ्यक्रम जो भी बनाया जाता है ना, वो बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जो भी उनकी आवश्यकता होती है कि बच्चा इतना सीख सकता है, ठीक है, और ये उसके अभी जितनी उसकी एज है उसके अंदर ये भविष्य में काम आएंगे या इस समय उसके काम आएंगे, तो उन चीजों को देखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। ये थोड़ी ना है कि छोटे बच्चों की क्लास के अंदर बड़े बड़े फॉर्मूला दे देंगे, वो नहीं होता। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक जो है उनके लेवल के अकॉर्डिंग ही डाला जाता है। जैसे मैंने पहले भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं इसके अंदर भी। जैसे छोटे बच्चों की बुक्स में डायग्राम्स होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में आते हो तो डायग्राम क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अब आप पढ़कर सीख सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। सफलता प्राप्त करने पर पुरस्कार देने को भी आवश्यकता मानते हैं। ठीक है, पुरस्कार देंगे तभी तो वो बच्चा सीखेगा। जैसे पुनर्बलन है, बालकों की क्रियाओं को वास्तविक जीवन के संबंध से जोड़ने पर बल देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको क्या है, आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारे ऐसे लेसन होंगे जिसके अंदर वो क्या है, आपके जैसे जीवन से जुड़ते हो। नेक्स्ट है, बालकों को प्रोत्साहन देकर अधिगम में वृद्धि की जाती है। प्रोत्साहन दिया जाता है ना कि बच्चे नहीं तुम इससे भी और अच्छा कर सकते हो, तो वो होता है बच्चे को प्रोत्साहित करना। उससे उसके अधिगम में वृद्धि होगी। उससे क्या होगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं और अच्छा कर सकता हूँ। उसको बार बार मोटिवेट करोगे, प्रोत्साहित करोगे करने के लिए, तो उसके अधिगम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।